हेलो साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, जिसे पाकिस्तान है, उसमें इनका जन्म हुआ था। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के पिता का नाम था किशन सिंह संधू। भगत सिंह जी के पिता का नाम था किशन सिंह संधू था। भगत सिंह किन क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे? तो भगत सिंह जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। भगत सिंह ने किस घटना का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह ने किस घटना का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की थी? तो इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के कारण उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। लाला लाजपत राय की 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी और इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। भगत सिंह ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब का जिंदाबाद का नारे लगाते हुए बम फेंका था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को हम शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के अंतिम शब्द क्या थे? तो भगत सिंह जी के अंतिम शब्द थे इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की फांसी की सजा किस मामले में सुनाई गई थी? तो भगत सिंह जी की फांसी की सजा लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। भगत सिंह किन क्रांतिकारी नेताओं से प्रेरणा ली थी? तो इन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन से प्रेरणा ली थी। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन और रूसी क्रांति से प्रभावित थे। उन्होंने साम्यवाद और समाजवाद को स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख विचार बनाया था। भगत सिंह ने किन अखबार और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे थे? तो इन्होंने कीर्ति और अर्जुन पत्रिकाओं के लिए लेख लिखे थे। भगत सिंह कीर्ति और अर्जुन अर्जुन जैसी पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे जिनमें उन्होंने क्रांतिकारी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। भगत सिंह ने जेल में कौन सी पुस्तकें पढ़ी? तो इन्होंने जेल में पुस्तकें पढ़ी थी कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल और लेनिन की जीवनी को पढ़ा था भगत सिंह जी ने। भगत सिंह ने अपनी आत्मकथा कब लिखी थी? तो भगत सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जेल में रहते हुए। भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए किस क्रांतिकारी संगठन ने काम किया? तो भगत सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने काम किया था। भगत सिंह भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी विचारधारा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का और सबसे छोटा कण होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन निर्धारित करता है? तो किस तत्व के रासायनिक गुण भारी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन बनाने में भाग लेते हैं और तत्व की अभिक्रियाशील तय करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का चारित्रिक गुण नहीं है? तो परमाणु में द्रव्यमान होता है, आकार होता है, आयतन होता है, लेकिन गंध नहीं होती है। परमाणु को द्रव्यमान, आकार और आयतन होते हैं, लेकिन उसमें गंध नहीं होती है, क्योंकि गंध रासायनिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, ना कि किसी एकल परमाणु पर। अणु किससे मिलकर बना होता है? तो अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु एक या अधिक परमाणुओं के रासायनिक रूप से जुड़े होने से बनता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु हैं। जल के अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑक्सीजन अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु होते हैं। कौन सा अणु एक तत्व का उदाहरण है? तो नाइट्रोजन एक तत्व का उदाहरण है। तत्व वे होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस में केवल नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए ये एक तत्व है। जबकि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक अणु है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अणु नहीं है? तो हाइड्रोजन एक यौगिक अणु नहीं है। यौगिक अणु वे होते हैं जो विभिन्न तत्वों के परमाणु से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन गैस केवल हाइड्रोजन परमाणु से बना होता है, इसलिए ये एक तत्व है, ना कि यौगिक। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बने होते हैं। परमाणु खोज किसने की थी? तो परमाणु खोज की थी डेमोक्रिटस। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने सबसे पहले परमाणु की अवधारणा दी थी और इसे एटोमस नाम दिया था। परमाणु में विद्युत आवेश कहाँ स्थित होता है? तो परमाणु में विद्युत आवेश नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का धन आवेशित भाग प्रोटॉन में होता है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। अणु और परमाणु में मुख्य अंतर क्या है? तो परमाणु सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु परमाणु से बना होता है। तो ऑप्शन सी। परमाणु सबसे छोटा रासायनिक कण होता है, जबकि अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु। एक आयन क्या होता है? एक आयन होता है एक ऐसा परमाणु जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हो या त्याग दिया हो। डाइट की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? तो डाइट की स्थापना मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना। डाइट की स्थापना मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये संस्थान शिक्षण पद्धतियों, पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन और बाल शिक्षा पर केंद्रित थी। डाइट की स्थापना किस किस योजना के तहत की गई थी? तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। डाइट संस्था किसके अधीन कार्य करती है? तो डाइट संस्था राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है। डाइट में संचालित मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो डाइट में संचालित मुख्य कार्यक्रम है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डाइट का मुख्य कार्य क्या है? तो डाइट का मुख्य कार्य है शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण पद्धतियों का विकास करना। डाइट शिक्षकों को कौन कौन से कौशल प्रदान करता है? तो ये शिक्षक तकनीक और बाल मनोविज्ञान के कौशल प्रदान करता है। डाइट में प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो ये योग्यता होती है 12वीं पास। डाइट में DLED कोर्स की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 2 वर्ष। डाइट शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा कौन कौन से कार्य करता है? तो ये शिक्षा अनुसंधान और विकास, सरकारी स्कूलों को अनुदान देना, विश्वविद्यालय स्तरीय परियोजना आयोजित करना या प्रतियोगी परीक्षा तैयार करना। तो ये शिक्षा अनुसंधान और विकास के कार्य भी करता है। डाइट केवल शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ही नहीं है, बल्कि शिक्षा अनुसंधान, पाठ्यक्रम विकास और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और शिक्षण उद्योग विकास में भी कार्य करता है।
डाइट संस्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करना। डाइट मुख्य लक्ष्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार लाना और प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और बाल केंद्रित शिक्षण विधियों को लागू करना। डाइट संस्थान के अंतर्गत आने वाले अन्य शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? तो ये है SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डाइट में प्रवेश प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा। डाइट संस्थानों में प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। राणा सांगा किस वंश के शासक थे? राणा सांगा किस वंश के शासक थे? तो ये थे सिसोदिया वंश के शासक थे। राणा सांगा सिसोदिया वंश के शासक थे जो मेवाड़ पर शासन करते थे, और सिसोदिया राजपूत और वंश के मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजवंशों में से एक था। राणा सांगा का शासनकाल कब कब तक का था? तो इनका शासनकाल था 1508 से 1528 ईस्वी तक। राणा सांगा ने 1508 से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया और कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े थे। राणा सांगा ने किस मुगल शासक के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था? तो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और मुगल सम्राट बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाना और तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाने और तुलगुमा पद्धति, जो घुड़सवारों और द्वारा चारों ओर से घेरकर हमला करना, का उपयोग किया, जिससे वह राजपूत सेना को पराजित करने में सफल रहा। राणा सांगा को किस युद्ध में विजयी राजा के रूप में जाना जाता है? तो राणा सांगा को बयाना के युद्ध में विजयी राजा के रूप में जाना जाता है। बयाना के युद्ध 1527 में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था, और यह युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच संघर्ष की शुरुआत था। राणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी अपने सरदारों द्वारा विष दिए जाने के कारण। खानवा के युद्ध में हार के बाद राणा सांगा ने फिर से बाबर के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई, लेकिन उनके सरदारों ने विष देकर मार दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे फिर से युद्ध करें। राणा सांगा ने कितने युद्ध लड़े थे? तो राणा सांगा ने 50 युद्ध लड़े थे। राणा सांगा का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो उनका सबसे बड़ा योगदान था राजपूत संघ की स्थापना और हिंदू मुस्लिम एकता। राणा सांगा ने राजपूतों को एकजुट करने और एक मजबूत हिंदू मुस्लिम गठबंधन बनाने का प्रयास किया, ताकि दिल्ली पर राजपूतों का शासन स्थापित किया जा सके। खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा की सेना में कितने सैनिक थे? तो खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा की सेना में 50,000 सैनिक थे। राणा सांगा का जन्म कब हुआ था? तो राणा सांगा का जन्म हुआ था 1470 ईस्वी में। राणा सांगा का जन्म 1470 ईस्वी में मेवाड़ में हुआ था। वे राणा रायमल के पुत्र थे और बचपन से ही वीरता के लिए परिचित थे। राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? तो राणा सांगा का पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा का पूरा नाम था संग्राम सिंह था। वह वीरता और त्याग और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। राणा सांगा का संबंध किस राज्य से था? तो राणा सांगा का संबंध था मेवाड़ राज्य से। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव हुए? तो राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव हुए थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, जिनमें कई तलवार, भाले और तीरों के निशान थे। वे एक आंख, एक हाथ और एक पैर खो चुके थे, फिर भी युद्ध में लड़ते रहे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। संधि शब्द का अर्थ मिलन या संयोग होता है। जब दो शब्द मिलकर उच्चारण में परिवर्तन लाते हैं तो इसे ही संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विद्या प्लस आल्य में कौन सी संधि होती है? तो विद्या प्लस आल्य में है गुण संधि। विद्या प्लस आल्य में गुण संधि होती है क्योंकि ए और आ के मिलने से आ बना है, इसलिए इसमें गुण संधि है। राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि होगी? तो राम प्लस ईश्वर में है दीर्घ संधि। राम प्लस ईश्वर में दीर्घ संधि होती है क्योंकि ए और ई के मिलने से ई बना हुआ है। सदा प्लस आनंद में कौन सी संधि है? सदा प्लस आनंद में है विसर्ग संधि।